जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, वेट कर रही हूं मैं आपका। चलिए, पहले कुछ बातों की अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट नंबर 1, कल EIS की क्लास नहीं है। बाकी के अनाउंसमेंट्स वो अभी वो पेपर ही नहीं है तो आज क्यों बात करनी। कल सीधी बात यह है कि जो भी बच्चे इन केस इस क्लास में आते हैं उसमें नहीं आते, जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं मालूम। बात यह है कि आपने कल EIS की क्लास के लिए नहीं आना है। आई एम ट्राइंग कि ऑडिट की क्लास 10 बजे हो जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद हम लोग FM लेंगे। तो जितने एक ब्रेक लेके या जितने बजे तक भी, हाँ जितने बजे तक हमारा आपका आपस में मन करेगा उतनी देर तक। और अगर RMS सर नहीं मानते हैं किसी भी कारण से कि वो 10 बजे क्लास लेने के लिए, तो फिर हमारी कल एक ही क्लास होगी 10 से 12 वाली, और उसके बाद RMS सर को जितनी देर ऑडिट पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे। ठीक है? मैंने कोशिश की है पहले कि 12 बजे तक वो पढ़ा लें, उसके बाद हम लोग मैक्सिमम टाइम FM के लिए दे सकें। मैंने कहा है कि अगर वो नहीं माने तो उनसे कहिए छुट्टी कर लें, ये भी कहा है मैंने। हम लोग 10 बजे से, लेकिन हाँ जी चलो बेटा यहाँ देखेंगे, चलो बेटा यहाँ देखेंगे अब, प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया बेटा, अब बस। जिनको भी हिंदी समझने में परेशानी है, इमीडिएटली बस। चलिए, आज कुछ प्रैक्टिकल बातों की चर्चा करते हैं। मैम, CBS में तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी प्रैक्टिकल दिख रही हैं जिनको हम थोड़ा बहुत लिंकेज बिठा सकते हैं। जैसा आपने कल देखा प्रोसेस फ्लो ऑफ POS, कल हमने POS से शुरू किया था, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस। हमने देखा कि सबसे पहले मशीन में कार्ड स्वाइप होगा, और ये बात तभी पूरी होगी जब ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट होगा, यूजर के रूप में पिन और कार्ड के रूप में अप्रूवल मैसेज। उसके बाद एक मैसेज भेजा जाएगा एक्वायरिंग बैंक को। बेटा, एक्वायरिंग बैंक कौन है? मर्चेंट का बैंक, इसका मतलब सेलर का बैंक। फिर एक मैसेज भेजा जाएगा क्रेडिट कार्ड या कार्ड के नेटवर्क को। वो नेटवर्क बातें वेरीफाई करके हमें एक मैसेज भेजेगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। और जैसे ही वो मैसेज आएगा, उस मैसेज के बाद हमारी सेल कंप्लीट हो जाएगी और एक रिसीट जनरेट हो जाएगी। और अगर क्रेडिट कार्ड हुआ तो इसका पेमेंट अगले बिलिंग साइकिल में हो जाएगा, और अगर डेबिट कार्ड हुआ तो पेमेंट इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद कल हमने देखे मॉर्गेज लोन्स। दीज आर द लोन स्पेसिफिकली टेकन फॉर द प्रॉपर्टीज। ठीक है? बाय कीपिंग समथिंग फॉर चार्ज। 3 बातें हमने देखी, होम लोन्स, टॉप अप लोन्स एंड लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। पहले वाले में परचेज, दूसरे वाले में रेनोवेशन, और तीसरे वाले में स्टेज बाय स्टेज कंस्ट्रक्शन। याद है आपको कि अगर फर्स्ट फ्लोर बनाओगे तो जितना पैसा फर्स्ट फ्लोर के लिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है बेटा, कि काम बनाते जाओ, वर्क सर्टिफाई हो गया तो उतने का पैसा तुमको दे देंगे। उसके बाद कल हमने देखा कि मॉर्गेज लोन का कुछ प्रोसेस होता है। पहले तो कस्टमर या बोरोवर को ये बात डिसाइड करनी होगी कि पैसे लेने कहां से हैं, बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। हमने ऐसा माना कि वो कहां से लेगा, बैंक से।
बैंक के पास जब जाएगा तो बैंक से सारी बातें कहेगा और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहां छोड़ आएगा। फिर बैंक वो डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट टीम को हैंडओवर करेगा और क्रेडिट टीम उसकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को चेक करेगी विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटिंग टीम, जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद हम उस जगह पर जाएंगे जो वो प्लॉट या प्रॉपर्टी उसने रखी है और वहां चेक करेंगे उसका ओनरशिप का टाइटल कि ये जो बिल्डिंग है वो तुम्हारी है या नहीं। जब ये पता चल जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि ये बिल्डिंग सारे रीति रिवाजों के साथ बनी है या नहीं। इसका मतलब कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं, कहीं ये प्रॉपर्टी की एज ज्यादा तो नहीं, कहीं ये प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेशली किसी का कोई चार्ज पहले से तो नहीं है। जब ये हो जाएगा तब लीगल और वैल्यूएशन टीम आएंगे, आके उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद बैंक को एक रिपोर्ट सौंपेंगे कि क्या इस बिल्डिंग के ऊपर हम इनको इतने अमाउंट का लोन दे सकते हैं या नहीं। उसके बाद बैंक एक डॉक्यूमेंट भिजवाएगा किसके पास, कस्टमर या बोरोवर के पास, और कहेगा देखो अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें ये फलानी फलानी बातों को मानना होगा। और अगर जब बोरोवर मान जाएगा तब वो पेपर साइन करेगा और तब उसको लोन मिल जाएगा। और हमें हमेशा पता है कि अगर जब कोई काम हो जाता है तो उसके बाद उन सर्विसेज का इस्तेमाल वो कर सकता है, चाहे वो कासा था, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स थे, चाहे वो लोन्स हैं। जब भी कोई काम हो जाएगा तो उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर कल हमने देखा कि क्रेडिट फैसिलिटीज, ट्रेड फाइनेंस के बारे में, ट्रेड फाइनेंस के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता चला कि बैंक मेरी मदद दो तरीकों से कर सकता है, आइदर फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। याद आया, बैंक मेरी मदद कर सकता है एक्चुअल पैसे देके या किसी प्रकार की गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके। इसका मतलब पैसे नहीं जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम कस्टमर को बैक कर रहे हैं। बैक करने का मतलब तुम घबराओ मत, अगर तुमसे कोई गड़बड़ हो गई तो हम उस बात को ठीक कर देंगे। ठीक है, चलो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद रिस्क की शुरुआत करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स के बीच में सिर्फ रिस्क भरा हुआ है। अभी जो हम टॉपिक की बात करेंगे उसके बाद सिर्फ रिस्क रिस्क रिस्क। आपने एक बात को कभी देखा होगा कि अगर कभी किताब खोली है या मॉड्यूल खोला, कभी ऐसा मतलब तूफानी करने की इच्छा हुई हो आपकी और आपने कभी करा हो, तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे ना कई सारे रिस्क और कंट्रोल्स हैं। हर चैप्टर में हर टॉपिक के बाद एक टेबल बनी है, वो चैप्टर नंबर 1 से चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इसमें है, हर जगह पे रिस्क है और कंट्रोल्स हैं, रिस्क हैं कंट्रोल्स हैं, रिस्क हैं कंट्रोल्स हैं। और मैंने अभी तक आपको उसमें से एक भी टेबल नहीं पढ़ के बताया। बेटा वो टेबल इंडिविजुअली तो ना आप पढ़ पाएंगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगी, तो मैम वो नहीं पढ़ेंगे। अगर आ गया उसमें से तो उसका बेटा एक हल है। हल ये है कि जब हम सारी बातों को पढ़ लेंगे तो हम हर टॉपिक को लिंक करेंगे। जैसे कल वाली बात ले लो फॉर एग्जाम्पल कि लोन दे रहे हैं बैंक्स, तो बैंक के लोन देने में क्या क्या रिस्क आ सकता है। तो सबसे पहला तो कस्टमर फर्जी डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकता है, ये रिस्क नहीं है? है। तो आपके हिसाब से इस रिस्क को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? मैम क्रेडिट टीम और अंडरराइटिंग टीम खुद जाके वेरीफाई करेगी। ठीक बात है। हो सकता है कि उसने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ओवर दिखाई हुई हो कि जिससे छोटी प्रॉपर्टी भी बड़ी दिखे और मुझे ज्यादा लोन मिल जाए। क्या करोगे? वैल्यूएशन टीम जाएगी और उस बात को देखेगी। तीसरा, हो सकता है कि लोन का पर्पस उसने गलत बताया हो। नहीं बता सकता कि भाई मुझे लोन चाहिए घर बनाने के लिए लेकिन गाड़ी खरीद ली, तो
तो आपको टाइम टू टाइम, देखो घर से पैसा निकल सकता है, लेकिन अगर गाड़ी है तो गाड़ी की वैल्यू हमेशा डेप्रिशिएट होती है। इसलिए आप देखना हमेशा पर्सनल लोन का इंटरेस्ट इन लोन से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑडिटर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक हो, आप XYZ कुछ भी बोलो, तो ऑडिटर क्या करता है बेटा, ऑडिटर केवल गलती निकालने के लिए नहीं बना है, बताता है कि देखो ये गलती है और इन गलतियों को इस ढंग से ठीक कर सकते हैं। तो आपने मन में सोचना है कि सोचो अगर मेरा बिजनेस होता तो क्या क्या गलती हो सकती थी और उस गलती को मैं कैसे कैसे सुधार सकता हूं। ठीक है, तो ये और हम लोग पढ़ेंगे इसको कि सारा का सारा किसी भी चीज को सोचो, जैसे P2P है, मान लो P2P याद है ना, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। क्या क्या रिस्क आ सकते हैं मैम? हो सकता है रिक्विजिशन ना ली हो और ऑर्डर पास कर दिया हो। और क्या रिस्क आ सकता है मैम? हो सकता है आपने चाचा के लड़के से सारा सामान मंगा लिया और किसी प्रकार की कोटेशन मंगाई ही ना हो। तीसरा, क्वालिटी ऑफ द गुड्स पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो देखो ये सारी बातें आपको किसी किताब से रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मुझे ये चीज समझ में आई है कि ये क्या है, और अगर मुझे ये चीज समझ में आई है क्या है तो मैं इसके अंदर की गलतियां भी निकाल सकता हूं। गलतियां कौन सी? पोटेंशियल गलतियां जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे हो सकती हैं। चलिए, तो आप हेडिंग देंगे मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बीच में जितने भी रिस्क हैं वो इसके बाद शुरू करेंगे। चलिए बेटा, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा आसान भी कुछ नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया में। चलो, हाँ नहीं, ये डराने वाली चीज नहीं, बहुत आसान है एक्चुअली। बेटा ध्यान से देखेंगे प्लीज। पहले ये बातें सीए फाइनल में हुआ करती थी, अदर लॉज में, वहां पर स्पेशली ये एक्ट आपको पढ़ने को मिलता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन इसका काम यहां क्या है बेटा? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? जो चीज गंदी हो गई है उसको वापस धो के पहले जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये काम किसके साथ हो रहा है? पैसों के साथ। बड़े ध्यान से सुनना है बात। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में, अगर आप अपनी किसी भी इनकम को इस ढंग से दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे वो लोगों को बिल्कुल लीगल नजर आए, वो कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे दो कारण या दो स्कोप हैं। एक कि मैं ऐसा कुछ करूं इस पैसे के साथ कि अगर वो पैसा इलीगल है तो लीगल दिखाई दे, और अगर लीगल में भी बहुत सारा है तो थोड़ा दिखाई दे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई प्रोफेशनल्स हैं, हम साल का XYZ रुपया कमाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा का टैक्स भरते ही नहीं है। इसका मतलब हम कौन सा चरस गांजा बेच के पैसा कमा रहे हैं? भाई बिल्कुल लीगल रूप से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको शो नहीं कर रहे। बेटा आपने एक शब्द सुना होगा, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके। ध्यान से सुन लो बेटा प्लीज। हम करते क्या है कि लीगल मनी को भी क्या बना देते हैं? ओपेक बना देते हैं, कि जिससे
इससे आगे कुछ जो भी बातें हैं वो नजर ना आए। इसका मतलब आइदर प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज आर कन्वर्टेड इनटू द लीगल वंस। अब तो हम लोग बड़े लोग हैं, बड़ी बातें कर सकते हैं। जैसे आपने बातों को सुना होगा कि कई सारे एनजीओज, आप एनजीओ समझते हैं, कई सारे एनजीओज में कई सारा पैसा आता है, वो कौन सा होता है? इलीगल होता है। लेकिन क्योंकि वो एनजीओज को डोनेट हो जाता है तो एनजीओ के पास रखा पैसा क्या हो जाता है? लीगल हो जाता है। इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूं बेटा? अपने पास आई हुई या तो इलीगल प्रोसीडिंग्स या बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग्स को इस ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूं कि या तो इलीगल वाला लीगल दिखने लगे और या लीगल वाला दिखाई ही ना दे। उस बात को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्या आपने ब्लैक का व्हाइट करना ये बात कभी सुनी है? तो ब्लैक है, इसका मतलब वो चीज काली हो गई है, उसको धो धा के क्या करना है? वापस व्हाइट करना है। इसका मतलब जो प्रोसीडिंग्स या तो इलीगल है या ऐसे सोर्सेस से आई है जिसको आप बताना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? व्हाइट हो जाए। आजकल मार्केट में एक बिजनेस चल रहा है और वो बिजनेस है जीएसटी का इनपुट क्रेडिट बेचने का। मतलब आपको इनपुट क्रेडिट बेचे जाते हैं। मान लो आपने सेल की है किसके रूप में? बैंक। इसका मतलब कौन से में? कार्ड में। अगर आपने कार्ड में सेल की है तो इसका मतलब 1 नंबर का पैसा हो गया ये कि नहीं? ये 1 नंबर का पैसा हो गया। लेकिन मेरे पास तो 1 नंबर की परचेज ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपने सेल तो कर दी 1 नंबर में, लेकिन आपके पास 1 नंबर की परचेज नहीं है। तो भाई सेल की कहां से? जब तुम्हारे पास उतनी परचेज नहीं है तो तुमने सेल कहां से कर दी? तो वो लोग जो खरीदते तो 1 नंबर में हैं लेकिन बेचते कैश में हैं, उनके पास वो इनपुट क्रेडिट वेस्ट पड़ा है। क्योंकि जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक उसका क्रेडिट आप एडजस्ट कर नहीं पाओगे। तो ऐसे लोग बैठे हैं, ये कह रहा है मेरे पास आउटपुट पड़ा है, वो कहता है मेरे पास इनपुट खाली पड़ा है। तो बेटा 1%, 2%, 5%, 10% में क्या होता है? वो इनपुट क्रेडिट बेचे जाते हैं। इसका मतलब ले एक काम कर, तूने तो टैक्स भरना है ना आउटपुट पे, ये ले मेरा वाला इनपुट क्रेडिट क्या कर? एडजस्ट कर ले, और जितना तू बचाएगा उसका आधा मेरा। ये चीजें एक्चुअल में होती हो क्या रही भाई? मनी लॉन्ड्रिंग। आपके पास जितनी सेल आई है आप उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हो? व्हाइट। इसका मतलब इलेजिटिमेट मैनर से जो भी कमाया है उसको लीगल करने को कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बोलो ठीक है? जितने भी सीए 5, 6, 7 साल के अंदर बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगवार में पहुंचे हैं उसका मेजॉरिटी 99.99% यही कारण है। क्योंकि एक आम प्रोफेशनल अगर सीधे रास्ते से चले तो दिल्ली में अपना घर और गाड़ी खरीदने में उसको अंदाजन 5 से 7-10 साल लगेंगे, और गाड़ी भी हैचबैक होगी। सिडैन तक जाने में उसको 2 साल और लगेंगे। और जो लोग आप देखते 5 साल में जैगवार में घूम रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन जितना होता है उतना एक आम सीए कमाता नहीं है। हाँ, जितना जैगवार का वो खाली 1 साल में डेप्रिशिएट कर देते हैं उसको। तो ये है, लेकिन इसमें लंबा भी फंसता है ना आदमी। ये लिवरेज है बहुत लंबा। अगर एक बार में ऊंचा जाओगे पीछे भी उतना ही चलो। अब यहां देखेंगे ध्यान से, तुम इसलिए कर रहे हो? हाँ, छी छी, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तुम लोग देश की इकोनॉमी का भविष्य हो। हाँ, ऐसी 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 गंदी बातें नहीं करनी चाहिए भाई। हाँ, फंस जाएंगे हम लोग कहीं साथ में। चलो बस बेटा इधर देखेंगे, चलो इधर देखेंगे। साल है 2016 8 नवंबर। साल है 2016 8 नवंबर। उस दिन शाम को 7 साढ़े 7 बजे एक खबर आई, 8 बजे आई होगी भाई, कि अब से बस देखो, एक हंसी हंसी में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा प्लीज। उस दिन 8 बजे, आप जैसा कह रहे हैं आप सही कह रहे होंगे, 8 बजे एक खबर आई कि अब आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। लेकिन जैसा मोदी जी सस्पेंस हमेशा रखते हैं, 1 मिनट के साइलेंस के बाद उन्होंने बोला कि इन नोटों को आप एक्सचेंज करा सकते हैं 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक। मेरे पापा घर आए, उसी साल ना मेरी शादी थी, 1 महीने के बाद। ही गॉट टेंस्ड। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। 9 दिसंबर की शादी है, आज 8 तारीख है, और यूजुअली मेरे पापा ना कैश रखते नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ये माइंड में था कि शादी है, तो जो भी उन्होंने अच्छा खासा कैश रखा हुआ था, और उसको भी ना बैंक के लॉकर में। अब उनको रात को किसी ने ये कह दिया कि बैंक लॉकर भी सीज होने वाले हैं। अब उन्होंने कहा कि चलो पैसे तो जाए, ऊपर से लॉकर भी जाएगा, कोई बात नहीं। सुबह एक मीटिंग बैठी, घर में जितने भी अडल्ट्स हैं उन सबको बिठाया गया, और सबसे पूछा गया कि तेरी फाइल में कितना पैसा है, सच सच बता। फाइल में, बैंक में हाथ नहीं, मैं दुल्हन थी ना, तो मुझे सामने आने को नहीं दिया गया। नालायक कहीं, हद है। चलो इधर देखो बेटा प्लीज, इधर देखो, सुनो प्लीज। सारे अडल्ट्स की मीटिंग हुई और कहा गया कि चलो बताओ तुम्हारे फाइल्स में कितना पैसा है। आधों को तो ये बात समझ ही नहीं है। बोले फाइल का क्या मतलब? बोले ITR गई है। बोले हाँ, वो मुनीम भेजता है, पता नहीं कितने की भेजी है। बोले बुलाओ उस मुनीम को बुलाया। बोले सबके बता, कायदे से कितना कितना पैसा किसके किसके अकाउंट में हो सकता है। तो बताया भाई, मेरी ताई जी जिन्होंने आज तक 100 रुपए नहीं कमाया, उन्होंने 15 लाख इसके फाइल में है, 10 लाख इसके फाइल में निकल आएगा। तो फिर मेरे पापा ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब इतना इतना इनके अकाउंट में होगा तो कोई चक्कर नहीं ना। बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा ने निकाला कैश, बोला इतना तू डाल अपने अकाउंट में, इतना तू डाल, इतना तू डाल और इतना तू डाल, और 1 हफ्ते के बाद ये सारा पैसा मुझे वापस चाहिए। क्या हुआ भाई? इज्जत से जो पैसा जिसकी कहीं भी किसी प्रकार से कोई चर्चा ही नहीं थी, वो पैसे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू होके जब वापस आए तो उन पैसों के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं उठा सकता। आपको, हमको, हर किसी को 2.5 लाख रुपए तो डालने की इजाजत तब भी थी, और मेरे घर में वी लिव अराउंड 25 to 27 पीपल। अगर हर कोई भी 2.5 भी डालता तब भी कोई रिस्क नहीं था। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, तीनों सीख गए आप। प्लेसमेंट का मतलब होता है एक्चुअल में इनलीगल रूप से पैसे कमाना या रखना। लेयरिंग का मतलब होता है उस इनलीगल रूप के पैसे को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना, जिससे वो क्या हो जाए, ब्लैक का व्हाइट हो जाए, और डिफरेंट चैनल से उन पैसे को इकट्ठा कर लेना कहलाता है इंटीग्रेशन। समझ में आई बात? इलीगल सोर्सेस से पैसे कमाना प्लेसमेंट,
डिफरेंट लेयर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, लेयरिंग। और जब वो ब्लैक का व्हाइट हो जाए तो सब जगह से इकट्ठा करके उसको समेट लेना विथ वेरी मच लेजिटिमेट सोर्स। अब उस 20-25 लाख रुपए पे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, भाई देख लो 10 लाख रुपए इसके हैं, 10 लाख रुपए इसके हैं, 5 इसके हैं। और आप विश्वास करेंगे मेरा मैंने जब उसके बाद का ITR भरा तो उसमें ना एक ऑप्शन एक कॉलम था स्पेसिफिकली, द अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यूरिंग 8 नवंबर 2016 टिल 31 मार्च 17 के बीच में आपने बैंक में कितने पैसे डाले। और आप विश्वास करेंगे मैंने कितने डाले, नील। मैंने अपने ITR में भरा कि नोटबंदी के दौरान मैंने एक भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं डाला। मैं सच्ची में नहीं डाला मैंने। हाँ, मैं तो दुल्हन थी ना, मुझे बैंक तक नहीं जाने दिया, मैं क्या करूं। तो मैंने एक भी पैसा नहीं डाला, जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, खैर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये बात बार बार सबको बोली थी कि जिसको जो भी करना है वो हमारे अकाउंट्स का यूज करके करे, हम देख लेंगे। आप लोग फंस जाओगे, एक लेटर आ जाएगा उतने में तो हमारे घर में तूफान मच जाता कि पता नहीं अब तो हमें जेल ही हो जाएगी, अब हमें उठा के ले जाएंगे, हमारा सारा पैसा ले लेंगे ये लोग। लेकिन मैंने अपने अकाउंट में एक भी पैसा नहीं डाला। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ, देखो अब जो हुआ वो 2 साल पहले की बात थी, रात गई बात गई, छोड़ो क्या हुआ था। यार RMS सर ना सबसे ज्यादा, नहीं मैं उनकी तारीफ में ही बोल रही हूँ। जैसे हुआ ये था कि मैं उस वक्त घर में थी, सुरुचि यहाँ पे थी, तो वहाँ पे तो बड़ा माहौल खराब सा था कि हर कोई, क्या हमारे यहाँ पे ना स्टाफ का बड़ा चलन है, जो भी थोड़ा सा पैसे वाला है ना उसके हर घर में 10-10 20-20 नौकर नॉर्मल हैं। तो हर किसी ना, जब वो 4000 वाला कॉन्सेप्ट आया ना कि एक दिन में आप 4000 बदला सकते हो, तो हर किसी के घर के 20-20 नौकर घर बार छोड़ के खाली बैंक में लगे हैं कि हाँ कि 4-4 हजार रुपए बदलाने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था कि RMS सर शायद कोऑपरेटिव बैंक में उस टाइम पे किसी अच्छे पोजीशन पे थे ये। हाँ, तो ये लोग, मैंने मोनी को कहा यार यहाँ तो पापा जी बड़े परेशान हो रहे। कहती हम तो नहीं परेशान हो रहे, हम तो यहाँ बैंक पे ब्रांच मैनेजर के ऑफिस में बैठे हैं। वो कह रहा है बैठो चाय पियो, लाता हूँ नोट। अरे तुम्हारे अच्छा है यार। लेकिन चलिए जो हुआ, हमें एक टॉपिक तो समझ आ गया है ना। मेरी शादी किसी तो काम आई, आपको टॉपिक समझाने के काम हुआ। प्लेसमेंट, उसके बाद लेयरिंग, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा बस प्लीज। ये क्या है, स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। पहले गलत ढंग से कमाओ, उसको डिफरेंट चैनल से, अरे यार गलत ढंग से मतलब तो तुम सही में उधर पहुंच गए ज्यादा ही। उसके बाद अलग अलग चैनल। अब तुम जब भी मुझे देखोगे बोले कि ब्लैक मनी वाली शादी वाली है, देखो ऐसा नहीं है भाई। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट शादी, देखो यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट शादी हुई थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो मजाक किया था। हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक? चलो बस, चलो बस बस बस, इधर इधर इधर। PMLA ने सेक्शन 12 में, बहुत अच्छे से याद रखना है, किस बहुत आसान है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 12 में कुछ बातें लिखी हैं बेटा, ध्यान से सुनना है। PMLA ने सेक्शन 12 में बैंक्स को एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई बैंक, तुमको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी हर महीने के 15 तारीख को। कब? हर महीने की 15 तारीख को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इस रिपोर्ट में तुम 4 बातों को रिपोर्ट करोगे, ठीक है। बैंक्स एक रिपोर्ट बनाएंगे हर महीने की 15 तारीख को, जिसमें वो पिछले महीने के 4 बातों को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट नंबर 1 कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट में अगर एक साथ 10 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप उस बात को रिपोर्ट करेंगे। बोलो ठीक है।
एक साथ ना भी हुआ हो, एक महीने के अंदर छोटे छोटे करके भी 10 लाख हुआ हो तो भी आप उस बात को रिपोर्ट करेंगे, या तो एक साथ, अलग अलग। अगर आपको मिला हो कोई फोर्ज्ड नोट या करेंसी तो उस बात को भी आप रिपोर्ट करेंगे। और चौथी बात, आपके हिसाब से जो भी सस्पिशियस लगता हो उस बात को भी आप रिपोर्ट करेंगे। इसका मतलब यहां पर हो क्या रहा है, आपको पता है जब 2016 में आधे से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, पता है जस्ट क्यों? उनकी गलती कुछ नहीं थी। जैसे मान लो मेरे घर में कोई मेड है, ठीक है, उस आपको पता है जन धन खाता होता है एक, हाँ, 0 बैलेंस होता है। अब सोचो अचानक से जन धन खाते में पिछले 4 साल से 1 रुपया नहीं डला और नोटबंदी के बाद 2.5 लाख रुपए डल रहे हैं, तो आपको पता है स्पेसिफिकली बैंक्स ने अपने ऑफिसर्स या लोग उसके लिए रखे थे कि ये जो जन धन वाले उनको पहले अलग पकड़ो, क्योंकि उनको पता था कि ये पैसा इनका नहीं है, पहले से वो चक्कर यही था। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 4 बातें, बेटा चलो बताओ प्लीज। एक साथ 10 लाख, छोटे छोटे 10 लाख, कोई फोर्स्ड नोट या करेंसी, और अगर आपको कोई भी सस्पिशियस लगता है तो हर बात को रिपोर्ट करना कब, अगले महीने की 15 तारीख तक। बोलो ठीक है, कौन सा सेक्शन? 12। कौन से एक्ट का? पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, 2 बातें आपने सीख ली मैम। 2 कौन सी सीख ली? एक तो पीएमएलए क्या कहता है और दूसरा स्टेज क्या होते हैं? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। कमाओ, फैलाओ, फैला के इकट्ठा कर लो, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेज। अब एक बात आई कि बैंक को क्यों घसीट रहे हो भाई? बैंक क्यों आपकी मदद करे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में? बैंक का सिर्फ 2 कारण है। कारण नंबर 1 तो बैंक चाहता है कि देश की इकोनॉमी बर्बाद ना हो, और दूसरा मेरे बैंक की रेप्यूटेशन खराब ना हो। 2 ही बातें। कौन कौन सी? एक तो देश की इकोनॉमी और दूसरा बैंक की अपनी सेल्फ रेप्यूटेशन। बेटा हमारे यहाँ ना एक बात शुरू से मेरी दादी बोलती थी कि ना बुरे काम से कमाया हुआ पैसा हमेशा बुरी जगह ही लगता है, कि अगर आप कहीं से गलत ढंग से पैसे लाओगे ना तो वो ऐसे ही कामों में यूज होगा जिसपे आपको दर्द होगा पैसे देने में। तो ऐसा ही एक माहौल क्रिएट किया गया और कहा कि जो भी, आपको पता है कि नोटबंदी करते वक्त जो कारण दिया गया वो कारण था कि हमारे पड़ोसी देश 500 और 1000 के नोट छाप चुके हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे देश में टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है। आपको ध्यान है, इतने बड़े तो आप भी थे उस वक्त, कि उस वक्त रीजन यही दिया गया कि हमारे पड़ोसी देश इलीगल ढंग से उन्होंने क्या कर लिया है, ये नोट छाप लिए हैं और अब वो हमारे देश में टेरर फंडिंग करना चाहते हैं उन नोटों के बदौलत। तो यहाँ पे ये कहते हैं बेटा कि गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा गलत जगह ही यूज होता है। इसका मतलब फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए कोई व्हाइट मनी नहीं देता, अपनी इलीगल एक्टिविटी के कमाए हुए पैसों को ही हम क्या करते हैं, टेरर फंडिंग के लिए यूज करते हैं। तो 4 बातें मनी लॉन्ड्रिंग की। मैम 4 हो भी गई। पहला पीएमएलए स्टेजेस, तीसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बाय बैंक्स। क्यों बैंक ऐसा करेंगे? 2 कारण से, इकोनॉमी बचाएंगे और अपनी रेप्यूटेशन, और चौथा फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि डिफरेंट चैनल के थ्रू अगर इलीगल पैसा आएगा तो कोई अच्छे कामों के लिए तो हमारे देश में भेजेंगे नहीं। बोलो ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग क्लियर है? क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग सेज दैट आइदर इलीगल को लीगल बनाना और लीगल को कंसील कर देना, जिससे वो मेरी इनकम नजर ही ना आए, और आए तो कैसी नजर आए? लीगल नजर आए। ठीक है, इनको लिखो चारों बातों को, देन विल मूव टुवर्ड्स ऑलमोस्ट द लास्ट टॉपिक, रिस्क्स। रिस्क कई सारे हैं, रिस्क बैंक के हैं, रिस्क एप्लीकेशंस के हैं, रिस्क सीबीएस के हैं, कई सारे रिस्क हैं।
चलिए, हाँ वो लिखना है ना, हाँ लिखेंगे ना। चलिए, ट्रेड फाइनेंसेस, ये पिछला वाला रह गया था बेटा कल लिखने का, तो फिर हमें हेडिंग क्यों डलवाई? क्या हेडिंग डाली आपने? ये तो ऐसे कर दो इसको। ट्रेड फाइनेंसेस, ट्रेड, अरे यार तुम हेडिंग देने के लिए भी है, पर बोलो रुक जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, अरे पीछे पहुंचते पहुंचते वैसे ही लेट हो जाता है यार, तुम और धीरे लिखवा रहे हो। ट्रेड फाइनेंसेस एंड credit facilities are allowed by the banks to the customers or borrowers to support the business activities of the borrowers. Though fund based credit facility non-fund based credit facility in this type of facility there is actual outflow of the funds from the bank. For example, overdrafts, cash credits, अरे भाई करवा देंगे गेट बंद, इतने बड़े टेंट। अच्छा जहाँ जहाँ ज्ञान मिल रहा है लपेटते रहो, दिक्कत क्या है? क्या पता, in this type of facility there is no actual outflow of funds but the अच्छा सर ज़्यादा ही जोश में नहीं, या तुम लोग आज थोड़ा तमीज से बैठे हो, दो बात हो सकती है। हाँ, बट द सपोर्ट ऑफ द बैंक्स is with the customers. तुम्हारा तो यार तुम ऐसा कोशिश करते हवा भरने की, कितनी देर में काम ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं। with the customers in the form of letter of credits and guarantee. ये बदला ले रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुबे सर हमेशा बोलते हैं मैं नीचे से निकलता हूँ ना, आपकी आवाज़ पूरी नीचे तक आती है, तो हो सकता है इनको भी डिस्टर्ब करती हो, लेकिन यार आई हेट दिस
पूरा ना गंदी सी स्मेल हो जाएगी रूम में यार। हाँ, तुम लोग पूरा सर्दी का फायदा उठा रहे हो। चलिए, इसका प्रोसेस फ्लो विल बी सेम एज द लोन्स। अब क्या है, लोन्स क्या है, मॉर्गेज लोन्स सेम। लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या है, आप सबमिट करो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, अगर सही होगा तो अप्रूव कर देंगे, सेम एज द लोन्स। बेटा बस अभी जैसे तमीज से लिख रहे थे वैसे फटाफट लिखते रहो, नहीं तो मैं गेट खोल दूंगी अभी। मनी लॉन्ड्रिंग is the process by which the proceeds of the crime or illegal activities and the true ownership of the income are concealed and made opaque so that the illegal proceeds are seen as legal ones. A is Prevention of Money Laundering Act. शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं, PMLA। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 12 of PMLA instructs every banks financial institutions and other related entities to maintain a record of the suspicious transactions some of the transactions that needs to be reported are A is छोटा वाला ये डाला है भाई, मेंटेनेंस ऑफ all the cash transactions above 10 lakhs all the transactions
when individually equals to 10 lakhs in a month, the report of forged notes or currencies D is any other suspicious transactions which banks find. ऊपर वाली शीट बची किसी की? Find appropriate to report. This report needs to be prepared till 15th of the every next month. Containing the details of the transactions. B is stages of money laundering. ये क्या है? प्लेसमेंट, ये लेयरिंग और ये इंटीग्रेशन. आप थोड़ा बड़ा गोला बना लेना, मुझसे गलती हो गई. प्लेसमेंट के बाद लेयरिंग, लेयरिंग के बाद इंटीग्रेशन. और एक बार पैसा आ जाए तो दोबारा कमाने लगो फिर गड़बड़ तरीके से. कर दूं क्या ऐसे वापस? इंटीग्रेशन के बाद ये ठीक रहेगा? हाँ, बार बार कमाना है, सही बात है. प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट बचा है ऊपर वाला किसी का? बचा हुआ है. प्लेसमेंट इंक्लूड्स placement includes the bus earning of proceedings from illegal activities, that is the movement of proceedings. पहले वाली शीट हो गई, किसी की बची है? B is layering. Layering involves the separation of proceedings from illegal sources to the legal points using some complex and critical
channels which are not easy to detect and converting the proceedings from illegal sources to the legal ones. C is integration. This includes the conversion of illegal proceedings हाँ लिख रहे हैं भाई, to legitimate ones by collecting proceedings by collecting the एक मिनट रुक जाओ, the separated money through different channels into a combined legal source. C is anti money laundering. बैंक्स देखिए, अब जो ये सारा कुछ होता है कि बैंक से आधार कार्ड लिंक करो, पैन कार्ड लिंक करो, इसके पीछे का यही कारण है केवाईसी। इसका मतलब एक बार अगर आपने किसी भी बैंक में खाता खोला और उसके बाद आप खोलेंगे तो इमीडिएटली आप ट्रेस हो सकते हैं कि ये आधार नंबर तो ये सारे बैंक्स में भी दिया हुआ है। बैंक्स यूजेस द टेक्नोलॉजी to fight against money laundering for keeping the reputation of the bank safe with the customers and to make the balance in the economy. That is, it helps to stabilize the disturbed economy. ऊपर वाली शीट बची है किसी की? बची। Last is financing of terrorism, जो मेरे साथ लिख रहे हैं। फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। बेटा ये आपका फर्ज बनता है, जब आप लिख लें तब बताएं प्लीज। हो गया?
the money collected through illegal sources or activities are usually used for the illegal purposes. The money is circulated around the globe through different personal and business accounts. For spreading the funds for terrorism. Done? बस चलिए, कोई लिख रहा है? इस वीक के बाद थोड़ा सा यार, और अगर EIS हमने 26-27 तक खत्म कर लिया तो व्हाट विल डू, विल राइट दैट, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 का और उसको लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये डन? कोई लिख रहा है? चलिए शुरू करें बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात, चैप्टर नंबर 5 की ये रिस्क से रिलेटेड या चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड ये आखिरी बात है, लेकिन रिस्क का भी जो हम देख रहे हैं वो रिस्क सिर्फ एक चीज का नहीं होगा, कई चीजों के बारे में, मतलब इसका मतलब है चैप्टर में जितनी जगह पे रिस्क 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 वाला टॉपिक है वो सब हमें एक साथ देखना है। अब हमने कोर बैंकिंग के सारे फंक्शंस देख लिए हैं, अब हम देखेंगे इनके रिस्क्स। तो आप पहले इनको खत्म कर लीजिए, लेकिन रंगोली बाद में बनाना है, जो आपने लिख लिया उसको खत्म कर लो पहले। कर लिया? चलिए, तो आप IT risks and risk assessment, IT risks and risk assessment। चलो बेटा, बस जो शुरू की 3 बातें हैं वो तो इतनी ज्यादा आसान है, हमने कई बार पढ़ी हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे बात। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? क्या ये हम बात नहीं जानते? हम जानते हैं कि रिस्क इज अ फ्यूचर अनसर्टेनिटी दैट मे हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं भाई कि रिस्क का मतलब केवल अनसर्टेनिटी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, लेकिन क्योंकि इसका असर यूजुअली गलत ही देखा जाता है, इसलिए इसको हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिस्क इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव,
बेटा एक बात बताओ, मैम आप ये बात इतनी बार बार क्यों बोल रही हो? मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि मान लो आपको पूछे ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आप बताएंगे दैट रिस्क में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हो सकता है आपको पूछे रिस्क में भी ओनली पॉजिटिव, रिस्क में भी ओनली नेगेटिव और रिस्क में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो आप बताएंगे रिस्क में भी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। लेकिन हाँ, इससे हमें किसी प्रकार का कोई इनकार नहीं है कि रिस्क एक अनसर्टेनिटी है जो कि देखी जाएगी कब? फ्यूचर में। बेटा आपको मैंने एक बात सिखाई थी कि जब भी रिस्क की बात हो तो दो बातों को देखते हैं, एक वो रिस्क क्या है और उस वेरी गुड उस रिस्क का इम्पैक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या पड़ सकता है। ध्यान से सुनेंगे, एक वर्ड यूज होता है बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड शब्द आपने अर्थक्वेक के मेजरमेंट में सुना होगा कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, 5 6 पॉइंट जो भी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? इंटेंसिटी, कि कितनी ज्यादा इंटेंस सिचुएशन है। तो यहां पर जो आपका पहला पॉइंट है वो है रिस्क एनालिसिस। तो बेटा रिस्क एनालिसिस करते वक्त हम तीन बातों को देखेंगे। एक, व्हाट इज द रिस्क, इट्स इंटेंसिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ओवर माय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक बात है। इसका मतलब जब भी मुझसे कहा जाएगा कि तुम रिस्क ढूंढो, तो हम केवल रिस्क नहीं ढूंढेंगे, हम रिस्क ढूंढेंगे, उसका इम्पैक्ट ढूंढेंगे और उसकी इंटेंसिटी ढूंढेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि वो रिस्क इतना बड़ा ना हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे कोई खास फर्क पड़े, लेकिन इतना बड़ा भी हो सकता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन ही रुक जाए। तो पहला पॉइंट रिस्क का क्या? रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस में तीन बातें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, इट्स स्कोप एंड मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब अभी अभी आपने माना कि हमें देखना है इम्पैक्ट, ठीक बात है बेटा। इम्पैक्ट दो होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? जो सीधा सीधा मेरे ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा, वो कौन सा? डायरेक्ट। चलो याद करो साइबर क्राइम से पहले कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में हमने फिशिंग की बात की थी। क्या होता है? वेरी गुड, किसी का ट्रस्ट जीत के उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना। ये कहते हैं कि रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है फिशिंग, हैकिंग या मेरे किसी प्रकार का डेटा का लॉस। तो यहाँ पे या तो इम्पैक्ट होगा डायरेक्ट कि सीधा सीधा बिजनेस का ऑपरेशन ही रुक जाए, इनडायरेक्ट ऑपरेशन नहीं रुक रहा है लेकिन वो चुरा रहा है इंफॉर्मेशन। दूसरा हैकिंग, दिस इज क्राइम, लॉस ऑफ डेटा। तो ये दूसरी बात हुई इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। देयर विल बी टू इम्पैक्ट्स, direct, indirect. Direct impacts are those which directly affects the operations and indirect are those जो operation को तो affect नहीं करते लेकिन मुझे नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। यहाँ पे क्या है? मेरी sensitive information, यहाँ पे मेरा data leakage और यहाँ loss of data। इस रिस्क से बचने के या इस रिस्क को देखने के चार रास्ते हैं। AMTA, AMTA। आप इसको आत्मा भी बना सकते हो, नहीं बनेगा? आत्मा भी बन जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे। आमता लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माता भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब तक सोचो आपको क्या रखना है तब तक मैं लिख देती हूँ इसको। देखें आपकी क्रिएटिविटी। चलो अब बस
अब जो आपको मैंने बहुत सारा समय दिया था सोचने के लिए वो खत्म होता है। चलो इधर देखो बेटा, सब ये आपको कहीं ना कहीं देखेंगे कि सीक्वेंस है बेटा। सबसे पहला तो ऐसा कोशिश करो कि वो रिस्क मुझे अवॉइड हो जाए। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स याद है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स ने कहा कि कुछ ऐसा टेक्निक लगाओ कि मुझे परेशानी हो ही ना। तो पहला क्या, अवॉइड। व्हाट यू हैव टू डू इज अवॉइड द रिस्क। बेटा मिटिगेट, ये हमने एक जगह और लिखा है। मिटिगेट का मतलब होता है रिस्क कंट्रोल्स को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना। कि देखो रिस्क से तो नहीं बच सकते, लेकिन अगर कंट्रोल्स को ठीक तरीके से लगा लेंगे तो शायद रिस्क हमें कम अफेक्ट करेंगे। तीसरा क्या है, ट्रांसफर। मान लो आपके घर में से कोई चीज चोरी हो गई, आप लेकिन रिलैक्स हो, आपने कहा क्या दिक्कत है, इंश्योरेंस था। आपने अपना रिस्क किसी और को दे दिया, आपका था चोरी होने का लॉस, लेकिन आपने क्या किया, उसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ बांट दिया। क्या किया, उसको बांट दिया, ट्रांसफर कर दिया। और अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो मान लेते कि हाँ हमें रिस्क ने अफेक्ट किया है। AMTA, कोशिश करो कुछ ना हो। कंट्रोल्स को इस ढंग से लगाओ कि चीजें ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएं। ना हो सके तो किसी और के सिर पे डालने की कोशिश करो, और कोई ना ले सिर पे तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई ये तो मेरा ही नुकसान है। अवॉइड, प्रिवेंटिव, मिटिगेट, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल्स। ट्रांसफर इज शेयरिंग ऑफ रिस्क्स। एक्सेप्ट, अब कोई नहीं मदद करने को है, अब मुझे ही इसका नुकसान झेलना होगा। बोलो ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये लिख लें क्या, पहले ये ना 7-8 बातें हैं, सारे खिंचना 3-3 करके लिख लेंगे। चलो इसको फटाफट से लिखो। हेडिंग तो आपने दे रखी है, नहीं दी है तो अच्छा, आपका विश्वास उठ गया मेरे ऊपर से। सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रिंग को कटवाने से मैंने लिखा, आपने लिखा नहीं, कटवा देंगे बाद में। सही बात। IT रिस्क्स एंड रिस्क असेसमेंट। IT risks and risk assessment. Risks can be either, ये बात पहली लाइन में लिख रही हूं। Risks can be either positive or negative. Risk is an uncertainty which can have, क्या मैं लिखूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अभी अभी तो हमने देखा कि या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट over the organization, which can create some negativity in the performance. First is risk analysis. रिस्क एनालिसिस करना है तो 3 बातों को देखना है। कौन सा रिस्क है, कितना भारी है, और उसका क्या असर मेरे पास होने वाला है। रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस is the process of identifying the
security risks and determine their magnitude and scope. क्या यह मैग्नीट्यूड शब्द ठीक है? मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी तीव्रता, तीव्रता का मतलब उसकी इंटेंसिटी, कितना ज्यादा असर ये मेरे ऊपर दिखा सकता है. मैग्नीट्यूड एंड स्कोप and impact over the organization. सिक्योरिटी रिस्क्स, तो बेटा रिस्क ही तो है कि जो मुझे किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है. हमने स्पेशली क्या लिखा? आईटी रिस्क. इसका मतलब हम किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क की बात कर रहे हैं. चलो रिस्क तो पता चल गया क्या है. फिर बी इज या सेकंड इज impact of risks. IT risks can have the direct or indirect impact over the organization. Direct impact may obstruct the operations of the organization and indirect impact may hurt the integrity of the data and information of the organization. Like external attacks in the form of hacking. ऊपर वाली शीट बची किसी की? External attacks in the form of hacking, phishing attack, that is the steal of sensitive information and potential chances of loss of data which may result in the abuse or misuse of data. Risk management, AMTA, पहला क्या कोशिश करना है? अवॉइड करने की. नहीं कर पाओ तो कोशिश करो कि ठीक ढंग से कंट्रोल हो जाए. नहीं हो पाए तो किसी के और के सर पे डाल दो. और कोई ना ले रहा हो तो एक्सेप्ट कर लो कि हमें नुकसान हो चुका है.
avoid. This eliminates the chances of risks by the organization by deploying. कौन से कंट्रोल्स कहते हैं उनको? किसी चीज से बचना हो तो प्रिवेंटिंग कंट्रोल्स. ऊपर वाली शीट बची किसी की? लेकिन हम इतने भी समझदार नहीं निकले कि बचा लें. तो मिटिगेट. implementation controls. Transfer. Sharing the risk with others, like इंश्योरेंस और पार्टनरशिप. क्या पार्टनरशिप भी एक शेयरिंग ऑफ रिस्क है? कि अगर अकेले काम कर रहे होते तो सारा अपने ऊपर आता, लेकिन क्योंकि हमारे साथ कुछ और लोग हैं तो वो भी उस चीज को बांट रहे हैं. और लास्ट इज एक्सेप्ट दिस formally acknowledges that risks exist and has affected the organization. रिस्क है और उसने ऑलरेडी. क्या बात है भाई? मेरे को तो लग रहा है तू लिखने नहीं दे रहा उसको. मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी भी प्रकार से मुझे हंसी आ रही है, तो आपको भी नहीं आनी चाहिए. मैं ना तो तुम ऐसे एकदम हो जाते ना तो मुझे जबरदस्ती भी कई बार मुस्कुराना पड़ता है. मुझे हंसी आती नहीं है कि चलो थोड़ा माहौल वापस थोड़ा सा ठीक किया जाए, नहीं तो और अब तो कंपेयर भी करना है भाई कि कौन सा मुंह अच्छा लगता है, तो उसके लिए दूसरा वाला बनाना भी तो पड़ेगा. हाँ, दूसरा वाला बनाना भी तो पड़ेगा, तब तो कंपेयर होगा. हाँ जी, मनी लॉन्ड्रिंग या तो इलीगल को लीगल बना लो या लीगल को ऐसा छुपा लो कि पता ना चले कि कोई अर्निंग हो रही है. पीएमएलए के सेक्शन नंबर 12 में 4 बातों को रिपोर्ट करने को कहा गया है. 10 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअली 10 लाख, कोई नकली नोट या किसी चीज का, और अगर बैंक को लगता है कि ये कुछ सस्पिशियस है तो वो कब तक? अगले महीने की 15 तारीख तक. ठीक है. 3 स्टेजेस हैं. पैसा कमाओ, दूसरों को बांटो, सबसे इकट्ठा कर लो. ठीक है. इंटीग्रेशन. ऐसा क्यों करें हम? क्यों बचाएं मनी लॉन्ड्रिंग? बैंक 2 रास्ते हैं, देश की इकोनॉमी बचाने के लिए और अपनी रेपुटेशन. और क्यों बचाएं? क्योंकि जो पैसा गलत ढंग से आता है वो गलत तरीकों पे ही लगाया जाता है. और ये बातें कोई बहुत खास नहीं है. रिस्क अनसर्टिनिटी है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो रिस्क एनालिसिस कहता है ढूंढो, उसकी इंटेंसिटी ढूंढो और उसका असर ढूंढो. तो असर तो 2 निकला, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट क्या कहता है? पूरा ऑपरेशंस को अफेक्ट करेगा. इनडायरेक्ट लॉस ऑफ डेटा, चाहे हैकिंग से, चाहे फिशिंग से, या कोई मिसयूज ऑफ द डेटा. देखो यहां पे हमने एक शब्द लिखा है इंटीग्रिटी ऑफ डेटा. इसका मतलब ओरिजिनलिटी,
ऑफ द डेटा में असर पड़ सकता है और उसको मैनेज करने के 4 रास्ते हैं: अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफर एंड अवॉइड। कोशिश करो हो ही ना, हो तो रोक लें, ना रोके तो किसी और के से सर पे डाल दें, और कोई नहीं रोके तो एक्सेप्ट कर लें कि रिस्क है और उसने हमें अफेक्ट कर दिया है। तो जो भी बच्चे EIS में आते हैं और 2 बजे की क्लास में किसी भी वजह से नहीं होते हैं, तो मैं बता दूं कि अब हमारी क्लास EIS की मंडे को होगी और FM की क्लास से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स हम लोग 2 बजे करेंगे, ठीक है। 10 बजे हमारी मैं कोशिश यही है कि ऑडिट की क्लास 10 बजे हो जाए और हम लोग खींच लेंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर देखते हैं।